नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष की दुनिया के एक जाने माने नाम राकेश चतुर्वेदी जी, जो पॉलिटिक्स, खेल जगत और एक आम जिंदगी में भी अपनी एक राय रखते हैं, एक अपनी सहमति रखते हैं। तो राकेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार मोहित जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को। सर, अभी जो मेरा पहला सवाल आपसे, जैसा भी हम देखते हैं कि सबसे हॉट टॉपिक हमारा बिहार इलेक्शन जी। अभी हमने देखा कि 14 तारीख को जो नतीजे आए बिहार के इलेक्शन के बाद, वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले रहे। हाँ, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि दोबारा से बीजेपी आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार के अंदर, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के साथ ये शायद किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। 243 सीटों में से लगभग 203 सीटों के आसपास एनडीए की सरकार को दिए गए हैं। इन नतीजों को किस तरीके से आप देखते हैं बिहार के आने वाले भविष्य के रूप में? देखिए मोहित जी, सर्वप्रथम तो अगर बिहार की राजनीति की जब बात होगी तो दो तरीकों से इसकी गणना की जाती है। कुछ लोगों को मैंने भी सुना था बोलते हुए कि जीते जीते मोदी हार जाएंगे वहां पर, और तेजस्वी की कुंडली जो है वह सीएम की है। आज नहीं, 6 महीने पहले ही हमने एक पटना में था और कुछ मीडिया समूह के लोग आए थे, तो उसमें हमने पहले ही बोल दिया था कि मुझे अभी अगले 10 वर्ष तक तेजस्वी उस सिंहासन के लायक नहीं दिख रहे। दूसरी चीज, ज्योतिष शास्त्र में गणना जो है, सीटों के अंक में 10% 20% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जीत हार या सिंहासन का कौन हकदार है, सिंहासन पर बैठने के लायक कौन है, इस गणना में कोई कमी नहीं हो सकती। और यही कारण है कि मैं पहले से ही, इलेक्शन ऐलान होने के पहले से ही लगातार बोल रहा हूं कि इस बार वही रिजल्ट भी है कि गठबंधन, यही जो गठबंधन सरकार में है, यही सरकार बनाएगी, यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ ही सरकार बनेगी। हाँ, एक चीज मैं अभी भी कहता हूं, रिजल्ट आ चुका है, एक मेरी भविष्यवाणी और है, और वह भी हो सकता है सत्यार्थ हो जाएगी। हो सकता है सीएम की शपथ लेते लेते या सीएम शपथ लेने के 6 महीने बाद। वह यह है कि बिहार में इस सरकार में ही हमें भाजपा का मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है, यानी इस बार सीएम पद से भाजपा हो सकता है कि शपथ लेते हुए एक बार मजबूरी में समझौता भले कर ले, लेकिन आने वाले 6 महीने में, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ही बहुत बड़े उलटफेर होंगे। और 100% मैं ये कहता हूँ मेरी गणना के अनुसार कि भाजपा अपना सीएम जरूर देगी इस सरकार में, यह मैं लिख के दे सकता हूँ। बस अंतर यही आया कि मैं 6 महीने बोला हूँ, हो सकता है 8 महीने हो जाए, 9 महीने हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा, और यह जरूर होकर रहेगा मोहित जी। मतलब जो एनडीए का जो एक पूरा गठबंधन है बीजेपी और जेडीयू का, तो आप कह रहे हो इस बार जेडीयू की तरफ से ना आकर के हो सकता है बीजेपी की तरफ से कोई? बिल्कुल। और मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर शपथ में नहीं देखने को मिला पहली बार, तो हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद देखने को मिले, बस इतना ही अंतर आएगा। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में हम बीजेपी का सीएम जरूर देंगे। क्या इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा सर रोशनी डाल सकते हैं कि वो चेहरा कौन हो सकता है? नहीं, देखिए, चेहरे के लिए जो है, मैंने पहले भी बोला है मोहित जी, चेहरा नया होगा। जो भी ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बन करके या शीर्ष में, उनमें से कोई नहीं होगा, एक नया चेहरा बीजेपी जरूर देगी, और वह चेहरा जो है सबको चौंकाने वाला रहेगा। ये हमेशा करती रही है, कोई ज्योतिष का प्रेडिक्शन इसमें नहीं है। इसमें जो है बीजेपी की नीति काम करेगी। और चेहरे के लिए मैं अभी 100% नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए मोहित जी, हम सांसारिक जीवन में, हमें भी रोज जो है शाम का जो है खर्चा निकालने के लिए 10 कुंडलियां बांच करके घर में पैसा भी ले जाना होता है, कैश भी ले जाना होता है। हम वो राज ज्योतिषी नहीं कि राजा द्वारा हमें मिल रहा है प्रोत्साहन और बैठ करके हम शोध ही कर रहे हैं, कोई दे दे। हम तो कई बार बोले हैं, जो लोग कहते हैं कि गुरुजी आप स्वार्थी हैं, पैसे के लिए करते हैं, तो भाई मुझे दे दीजिए, 1 वर्ष का राशन दे दीजिए, 1 वर्ष की जो मेरे परिवार का खर्चा है दे दीजिए, मैं बैठ करके शोध करता हूँ। मैं आपको 6 महीने पहले बता दूंगा कि यह घटना होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो ऐसे में उतना शोध करने का समय, मैं वास्तविक बताऊं मोहित जी, ना मेरे पास है, ना मैं उतना समय दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे बीजेपी के और वहां पर सक्रिय आरएसएस के कई चेहरों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी जो है डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कुंडलियां बनाना पड़ेगा। लेकिन यह मैं 100% कहता हूं कि सीएम हमें बीजेपी का जरूर देखने को मिलेगा, यह आप देखेंगे।
अच्छा सर, एक छोटा सा और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी दर्शकों के लिए कि जो आप ये ज्योतिष के नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपने प्रिडिक्शन लगाई, जी इसका आधार मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं तो जी। व्यक्ति के भविष्यवाणी कह लें या उसके भविष्य में आने वाली चीज़ों की अगर बात करें तो उसका आधार होता है उसकी जन्म कुंडली, हम्म। उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम किसी राज्य की, किसी देश की या दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो इनका आधार क्या होता है ज्योतिष में? देखिए, इसके दो तीन आधार होते हैं। पहला, उस राज्य का गठन। हम्म, दूसरा, किस समय चुनाव का ऐलान हो रहा है, जिस स्टेट में चुनाव का ऐलान होता है, जिस समय जब हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो पीसी होती है, किस काल खंड में चुनाव का ऐलान हुआ, उस समय की लग्न कुंडली बनाई जाती है। किस दिन वोटिंग होना है, उसका बनाया जाता है। दोनों, जैसे दो फेज का था तो दोनों दिनों की वोटिंग का बनाया जाएगा। सुबह का एक चक्र बनाया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन के समय से दिया जाता है समय, और सूर्योदय, या उसकी जगह हम सूर्योदय लग्न की कुंडली ले सकते हैं। और चौथी जो कुंडली बनती है, निर्माण होती है, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है। ये चार महत्वपूर्ण कुंडलियां बनती हैं। इसके अलावा जो गणना की जाती है वह वहां लड़ रहे या वहां लीडरशिप कर रहे मुख्य मुख्य चेहरों की गणना की जाती है। जैसे कि वहां पर जितने भी स्टार प्रचारक भेजे गए, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, जो भी पार्टियां वहां पे लड़ी, या कह दिया जाए जनस्वराज की तरफ से जितनी भी बड़ी पार्टियां लड़ी, तो उनके बड़े बड़े नेताओं का हम क्या है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गणना करते हैं कि उनके चेहरे पर, उनकी भाव भंगिमा पर राहु प्रधानता है, शनि प्रधानता है, गुरु प्रधानता है। इसके अनुसार हम चारों कुंडलियों का जो है सामूहिक अध्ययन के साथ हम अपने प्रेडिक्शन देते हैं। अच्छा सर, बिहार की अगर बात हो रही है तो बिहार में एक पार्टी है, सब लोग अवगत हैं उससे, आरजेडी। तो आरजेडी का अभी भी मैं देख रहा था कि उनके फैमिली के अंदर भी कई सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बहन भाइयों को लेकर के और उस तरीके से। तो क्योंकि आरजेडी एक पारिवारिक पार्टी है, एक परिवार के अंतर्गत आती है, तो उसका आपको क्या लगता है? हालांकि आरजेडी की भी काफी सीटें आई हैं इस बार, तो उसमें आपको किस तरीके से लगता है, क्या उनके आपस के जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या इसका असर बिहार की राजनीति पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिलेगा। और मोहित जी, एक चीज मैंने पहले भी कहा था और ये चीज मैं अब भी कहूंगा, बिहार में शायद आरजेडी अगर अपने दम पर ही अकेले लड़ी होती तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट होता। अगर अकेले लड़ी होती, अपने नाम पर लड़ी होती। महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन रहा ही कहाँ जब किसी भी संगठित शक्ति के, अब जैसे उनकी शक्ति की गणना हम सभी पार्टियों के सामूहिक गणना के साथ करते, लेकिन उनकी सामूहिक शक्ति वहां पर विभाजित थी। कई सीटों पर उनके जो है प्रतिद्वंदी, स्वयं जो उनके मित्र थे वही प्रतिद्वंदी बनकर लड़ रहे थे, और वही जो है उनकी हार का जो है कारण बना। तो ऐसी अवस्था में जब अपने ही घर में, छठा घर जो होता है वह राजनीति में शत्रु का होता है और शत्रु विजय का भी होता है। तो अगर छठा घर बलवान है, छठे घर का जो ग्रह है वह बली है, तो ऐसी अवस्था में वह राजा बना देता है, विजयश्री दिला देता है। और अगर कमजोर है तो अपने ही लोग जो है शत्रु बनकर पराजय दिला देते हैं, और यही कहानी आरजेडी के लिए इस चुनाव में रही है। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि आने वाले, मैं एक चीज और बता दूंगा आपको कि अभी जो लीडरशिप कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, तेजस्वी की जो चेहरा है, जो भाव भंगिमा है, मेरे पास उनकी वास्तविक कुंडली नहीं है। मैं ऐसा ज्योतिषी हूं कि मैं झूठ बोलने वाला नहीं, कि मेरे पास कहीं से गुप्त आई हुए कि जो मैं अध्ययन करता हूं उसके आधार पर मोहित जी बोलता हूं। उनकी कुंडली नहीं, लेकिन उनके चेहरे की, उनके तो फेस रीडिंग की, उनकी भाव भंगिमा की, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो मैंने अध्ययन किया है, राहु प्रधान है उनका चेहरा जो है। और अभी जिस समय यह चुनाव हुआ है, गुरु उच्च के थे, 18 अक्टूबर से ही गुरु उच्च हो गए थे, गुरु अतिचारी थे, तो गुरु प्रधानता में उन्हें विजयश्री मिलनी ही नहीं थी, सिंहासन के करीब वह आने ही नहीं थे। तो ऐसी अवस्था में अभी तेजस्वी का ग्रह जो है इस 5 साल तो निर्धारित ही हो गया, मुझे लगता है अगले 5 साल भी अभी गोचर के अनुसार मुझे कहीं वह दूर दूर तक सिंहासन पर बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। सर, अगर जैसे सिंहासन की बात हो रही है तो एक और दावेदार जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार जो पीएम के कैंडिडेट के लिए भी अपना कैंडिडेचर फाइल कर चुके हैं कई बारी, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी बिहार के इलेक्शन में भी काफी सक्रिय दिखाई दिए। कभी वो नदी में छलांग लगाते हुए, नहर में छलांग लगाते हुए दिखाई दिए, सड़कों पर दिखाई दिए, रैलियां करते हुए दिखाई दिए। लेकिन पूरा जोर और पूरा शोर दिखाने के बावजूद बिहार के अंदर जो परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाई, और केवल 5 या 6 सीटों पर ही उनको सिमटना पड़ा। एक स्टेट इलेक्शन के अंदर भी नेशनल लेवल की जो पार्टी है कांग्रेस, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एक ऐसी पार्टी जो एक वक्त पर लगभग पूरे हिंदुस्तान पर राज कर चुकी है,
वो एक स्टेट इलेक्शन को भी कवर नहीं कर पाई। ऐसे में जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं आगे? जैसे क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शन भी है आगे चल करके, और दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन भी है, क्या महागठबंधन अभी भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया तो फिर से उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है इस हार के भी। तो क्या आपको लगता है कि आगे चल करके महागठबंधन की जो फोरकास्टिंग अगर हम देखें, क्या महागठबंधन का फ्यूचर है? और उससे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी जी का फ्यूचर है भारत की राजनीति में? देखिए मोहित जी, दो चीजें हैं, दो प्रश्न हैं आपके, दोनों को मैं बताता हूँ। चलो, आपने महागठबंधन का कहा, तो यह इसमें कोई हार्डकोर ज्योतिष नहीं है, यह सत्यार्थ है कि महागठबंधन की लीडरशिप कांग्रेस के पास है कि मजबूरी है। नीतीश कोई भी कह ले, जैसे कि मैं नीतीश का नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि गठन के समय वो भी इसका हिस्सा थे। तो कोई भी कह ले, चाहे तेजस्वी कह लें, चाहे नीतीश कह लें, चाहे ममता कह लें, वो कहीं ना कहीं एक स्टेट में सीमित है, बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं राहुल गांधी के उस पर। राहुल गांधी की कुंडली मैं शुरू से मैं बता दूं कि राहुल गांधी की मेरे पास वास्तविक कुंडली है, और वास्तविक कुंडली के अनुसार मैं कई बार बोल चुका हूं, जब कई केसेस खुले तो लोगों ने कहा आप जेल चले जाएंगे, अब पार्लियामेंट में जीवन में बैठ नहीं पाएंगे, ज्योतिषियों की बाणी मैं बोल रहा हूं आपको। उस समय भी मैंने कहा कि रोआ नहीं हिलेगा और फिर से यह व्यक्ति आकर के बैठेगा, और जो लोग पप्पू कह रहे थे वही पॉपुलर कहने में भी परहेज नहीं करेंगे, और वही हुआ। आप देखिए, लोग कह भले रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर कई बार जो है वहां की व्यक्तिगत उस राज्य की राजनीति निर्भर करती है, क्योंकि सभी को पता था कि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं ले पाएगी जिससे वो सरकार बना सके। और बिहार में विगत वर्षों में जो सरकारें रही हैं, चाहे लालू यादव के लीडरशिप पे रही हो, चाहे वहां पर गठबंधन के साथ रही हो, नीतीश कुमार और लालू की पार्टी के, वहां पर स्थिति बदतर रही है। तो लोगों के मन में एक डर और भय भी है वहां पे सरकार को लेकर के, इस वजह से वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई है। दूसरी चीज, अब ज्योतिष गणना के अनुसार मैं बात करता हूं, राहुल गांधी का जो 2022 तक प्रभाव था वह बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल था, यानी नकारात्मक था। 2022 के बाद से उनकी कुंडली के जो प्रभाव में राहु का बल जो है अब दिखाई दे रहा है। आप खुद देखेंगे मोहित जी कि 2020-21 से पहले जो राहुल गांधी थे, उनके जबान लड़खड़ाती थी, बोल नहीं पाते थे, और आज वह राहुल गांधी, जैसा आपने कहा कि नदी नहर में डूबते हुए कूदते हुए नजर आए, वह भी एक राजनीति है भैया। और राहु कराता है, राहु छल का कारक है, राहु कपट का कारक है। राजनीति में मैं दावा करता हूं कोई माइका लाल सच होकर के दिखा दे और राज सत्ता हासिल कर ले। राज सत्ता पे बैठ ही वही सकता है जो सबसे बड़ा छलिया हो, जो सबसे बड़ा कपटी हो। राहु और केतु प्रधानता में ही राज सत्ता सुख मिलता है। तो ऐसी अवस्था में राहुल गांधी, मैं बार बार बोल चुका हूं, किंग मेकर बनेंगे, किंग बनने की कोशिश वो कभी नहीं करेंगे, और उनको करनी भी नहीं चाहिए। और जहां तक मुझे ग्रहों के अनुसार लगता है, अगर वो किसी के एडवाइस ले रहे हैं, अगर वो सही राय दे रहा है, तो उन्हें किंग बनने की राय भी नहीं देगा। दूसरी चीज, किंग मेकर वह रहेंगे, और आने वाले समय में जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, और आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव में उनका प्रभाव, उनकी पार्टी का प्रभाव 100% बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। उसमें कोई संदेह नहीं। अब इसमें कोई बीजेपी भक्ति में मुझे कहे कि मैं कांग्रेस का एस्ट्रोलॉजर हूं, तो ये बहुत बड़ी उसकी गलती होगी, क्योंकि ज्योतिष जो है, कहते हैं कि विशेष रूप से विप्र और वैद्य के लिए कहा जाता है, अगर वो प्रिय बोल रहा है तो वह शरीर और राज्य का नाश करने के लिए बोल रहा है। तो मैं ऐसा ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं ऐसा विप्र नहीं हूँ कि मैं सिर्फ सरकार की वाहवाही करूँ। और एक ब्राह्मण के लिए जो है सर्वथा उचित यही है कि वह जो है सत्य के साथ चले, तभी अच्छा है राज्य के लिए भी और अपने। यानी कांग्रेस का भविष्य मजबूत होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, अगर अब बात हो रही है एनडीए की, कांग्रेस की, महागठबंधन की, तो एक पार्टी और है जी, जो बिहार के इलेक्शन में जिसने बहुत जोर लगाया, हालांकि उनकी सीट्स नहीं आई, लेकिन हम लोग क्योंकि रिपोर्टिंग करते थे तो हमें उनका नाम भी सुनाई दिया कई बार। आप शायद समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी जैसे दिल्ली में आए थे केजरीवाल एक आंदोलन लेकर के आए थे अपने साथ, उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि बिहार के अंदर एक आंदोलन को रूप देना चाह रहे हैं, और उस आंदोलन से निकलते हुए एक नेता बनते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। जैसे यहाँ दिल्ली में केजरीवाल, वैसे ही लोग कह रहे थे बिहार में प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल बिहार के बन सकते हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। प्रशांत किशोर को लेकर के आप किस तरह का भविष्य देखते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर नए नहीं है,
प्रशांत किशोर काफी पहले से सक्रिय है राजनीति में, कई पार्टियों को पहले भी वो बैकएंड से सपोर्ट कर चुके हैं। इस बार वो सीएम पद के लिए भी खड़े हुए, इस बार वो बिहार के इलेक्शन में जोर शोर से हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। तो उनको लेकर के आप क्या कहते हैं सर, भविष्य में किस तरीके का आपको नजर आता है, किस तरह का भविष्य नजर आता है? देखिए मोहित जी, प्रशांत किशोर जो है एक नॉलेजेबल पर्सन है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि जो आपने एक नाम लिया कि दिल्ली में केजरीवाल का उदय हुआ, या मैं उससे भी पहले पास्ट में ले जाऊं आपको, जेपी आंदोलन से जिन पार्टियों का उदय हुआ, उन सभी का विनाशकारी रूप देखते हुए जनता, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 वर्ष किसी आंदोलनकारी नेता पर विश्वास कर पाए, क्योंकि पूर्णतया यहाँ राहु केतु, मैंने कहा कि राहु और केतु ही रोल निभाता है, और केतु एक ऐसा ग्रह है, केतु ही भ्रम देता है, केतु ही वास्तविकता से मिलन कराता है, यानी केतु ही ईश्वर को गाली दिलवाएगा और पत्थर को भी ईश्वर मानने के लिए मजबूर कर देगा। तो दिल्ली में पत्थर को ईश्वर मनवा के उसने देख लिया, तो अब उसे कोई बिहार में, या बिहार को छोड़िए किसी भी राज्य में कोई भी चला जाए, राकेश द्विवेदी चला जाए तो सत्य के साथ, मोहित चले जाए सत्य के साथ, तो मुझे लगता है अगले 10 वर्ष अभी जनता उस भ्रम में नहीं आएगी। तो भ्रम मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ वास्तविकता भी भ्रम का कार्य कर रही है। यही कहानी हुई प्रशांत किशोर के साथ। उनकी कुंडली में देख रहा हूँ, अगर वह एक योद्धा की तरह डटे रहे और अब वह अगले 5 साल बिहार की पृष्ठभूमि पर अपनी मौजूदगी दर्ज किया उन्होंने लगातार, तो आने वाला समय एक नई क्षेत्रीय पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर बिहार में खड़े होंगे, एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होंगे, नहीं सीएम तो एक विपक्ष के रूप में वो जरूर आ जाएंगे। लेकिन अगला 5 वर्ष निर्धारित करेगा उनका कठोर परिश्रम, क्योंकि राहुल और शनि प्रधान चीजों में, कार्यों में, राजनीति हो या जो भी शनि प्रधान कार्य हैं, उनमें हमें निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है कार्य की। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर सीएम के दावेदार हैं, यह सब सिर्फ कहने की बातें थी, क्योंकि ग्रहीय दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर की कुंडली अभी मुझे जो है सीएम के लायक या सीएम पद के लायक नहीं दिखती है। और हाँ, उनका काम था एक स्तर पर जो है एक लोगों को, देखिए एक चीज और मैं कहूंगा मोहित जी, प्रशांत किशोर का जो चेहरा भाव भंगिमा हमने अध्ययन किया है, और उसके अनुसार, और जितना मैंने मॉनिटर किया आप लोगों को ही, चैनलों को, चैनल्स की बाइट्स को, प्रशांत किशोर ने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो कि झूठा दिखाया। उसने वास्तविक बिहार की जो समस्याएं थी उसको उजागर किया, और मुझे लगता है कि जो भी दल अब सत्ता में बैठे, भले वादे प्रशांत किशोर ने किए हों, अगर वह प्रशांत किशोर के वाले वादे को ही पूर्ण कर देती हैं, तो अगले 10-20 साल जो है बिहार का राजा बनकर वह पार्टी बैठ जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें, प्रशांत किशोर के जितने भी चुनावी एजेंडे थे, वह जो था वह पढ़ाई को लेकर था, अध्ययन को लेकर के था, बेरोजगारी को लेकर के था, और बिहार से जो है पलायन को लेकर के था। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जागृति के मुद्दे, और मैंने कहा आपको राजनीति भ्रम का है, झूठ का है, जो दिखा देगा कि हम 25 लाख नौकरी दे रहे हैं, 30 लाख नौकरी दे रहे हैं, उसी पार्टी जीत जाएगी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में प्रशांत किशोर की कुंडली अभी योद्धा की है, अभी वो राजा की नहीं, और योद्धा का कोई सीमा नहीं। हो सकता है कि वह 5 साल में भी राजगद्दी पर अचानक बैठा दे, हो सकता है 10 साल भी युद्ध करवाए, लेकिन क्योंकि वह किसी आंदोलन से निकले हुए नहीं है, किसी ऐसे जागृति से निकले हुए नहीं है कि उनको तुरंत राजा के लायक लोग पहुंचने लिए, तो ऐसी अवस्था में अभी जो है प्रशांत किशोर को जो है युद्ध लड़ना है। तो युद्ध लड़ना है उन्हें अपने ही चीजों से, यानी कि जो उन्होंने कहा है, लोगों के बीच उनके मौजूद रहना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा कि मैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। और अगर प्रशांत किशोर इसमें विफल होते हैं, तो आपको बता दूं कि केजरीवाल तो सिंहासन पर बैठ भी गए, उन्हें दोबारा जो है जितना वोट मिला है उतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु उतना बली मुझे नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी। सर, अब जैसे कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो एक कैंडिडेट के बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी। लंबे अरसे से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के साथ ही क्यों ना आए, वो फिर दोबारा से बीजेपी में आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो नीतीश जी ही बने रहे। नीतीश जी के मैंने कुछ वीडियोस देखे, पहले कुछ उनके भाषण देखे, कई बार जबान फिसल जाती है, आदमी बहक जाता है। कुछ उन्होंने ऐसे भी बयान दिए थे जिसके ऊपर बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी।
तो क्या लगता है अब जैसे नीतीश जी का भविष्य आगे चल करके आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति हो फिर चाहे वो पूरे देश की राजनीति हो, उस तरीके से क्या अब नीतीश जी धीरे 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 आडवाणी बन जाएंगे दूसरे, कि अब ठीक है जी पीछे से समर्थन तो है लेकिन उतने सक्रिय नहीं दिखाई देंगे, या फिर अभी भी उनके अंदर सक्रियता दिखाई देती है आपको? नहीं, देखिए नीतीश कुमार का व्यक्तिगत, अब यहाँ पार्टी की बात नहीं होगी, पार्टी अभी प्रभाव में रहेगी और जी प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ अगर व्यक्तिगत नीतीश कुमार की बात किया जाए तो हम्म नीतीश कुमार अब राजनीतिक राजसुख के ढलान पर है। अब राहु जो है प्रौढ़ावस्था में उनका है और लगातार उनका राहु उनको राजसुख कराया है, चाहे कोई भी पार्टी वादा करके जीती हो, चाहे कोई भी आए, बिल्कुल राजा नीतीश कुमार बने। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी अवस्था में अब जो है, हमने पहले ही बोला है और आपके पहले प्रश्न में ही इसका आधा जवाब हमने दे दिया था कि मुझे लगता है कि अगर बन भी गए तो पूरा नहीं करेंगे, पूरा और नहीं बीजेपी सीएम अपना लाएगी, और हमें तो संभावना पूर्ण दिख रही है कि अगर यहाँ बड़े आत्मबल का प्रयोग करेगी और बीजेपी जो है अपनी ताकत दिखाना चाहती है, तो हमें लगता है कि शपथ ही बीजेपी अपने सीएम का कराएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो नीतीश कुमार का अब बहुत ज्यादा राज वैभव सुख हमें बिहार की गद्दी पर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चेहरा जब हम बिहार की बात करते हैं ना, तो एक चेहरा और दिखाई देता है हमें, वो है चिराग पासवान जी। क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो वो काफी रुष्ट भी थे नीतीश कुमार जी से, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं भी इनके साथ ही चलूंगा जी। तो चिराग पासवान को लेकर के आप क्या समझते हैं? वो भी अगर देखा जाए राहुल गांधी जी को एक युवा नेता लोग कहते हैं कांग्रेस के, तो इधर से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को युवा नेता माना जाता है और चिराग पासवान काफी सक्रिय भी दिखाई देते हैं। चिराग पासवान की कुंडली मैंने व्यक्तिगत अध्ययन किया हुआ है, हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, उनके पारिवारिक मित्र भी हैं वो चिराग के, तो उनके माध्यम से जो डिटेल्स मुझे मिली है, चिराग पासवान की कुंडली, व्यक्तिगत कुंडली बहुत मजबूत है और केंद्र में यह जो है अभी भी मंत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र में इनका कद और बढ़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए हमें अभी इनका जो राज्य स्तर पर जाने का समय है, अभी उसमें जो है समय मुझे लगता है दूर दिख रहा है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री के लिए मुझे लगता है, और अगर वह सही परामर्श ले रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके भाव भंगिमा से, उनके चाल चलन से, कि वो उनका लक्ष्य जो है अभी भी केंद्र है, केंद्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना है और वही उनके लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि वह मुख्य जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं 4-5 की लिस्ट में वो आने के काबिल हैं और उस स्तर पे उनका कद कुंडली जो है मजबूती दे रही है। मुख्यमंत्री के लिए कहा जाए, डेफिनेटली चिराग पासवान जो है एक अच्छे दावेदार के रूप में है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी 2 टर्म्स लगेगी, जो वर्तमान है और इसके बाद वाला टर्म्स, उसके बाद वह मुझे एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में और लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। जी, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन एक अच्छा चेहरा बन के उभर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मेरा जो अगला सवाल है उन पर्सनैलिटी, उन शख्सियत के ऊपर है जो इस पूरे इलेक्शन के अंदर अगर मैं कहूँ तो 90% प्रभाव उन्हीं का रहा। जी। मुझे लगता है आप समझ गए मैं जिनका नाम लेना चाह रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी हालांकि काफी सीनियर हो चुके हैं अभी राजनीति में, लेकिन जैसे उनके प्रतिद्वंदी भी अब मुझे लगता है कि घर पे बैठ करके सोच रहे हैं कि इनका जो रथ भाग रहा है जिस स्पीड से, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने साथ लिए उस रथ को आगे बढ़ा रहे थे और कोई उनको काबू नहीं कर पा रहा था, तो उसी तरीके से हर इलेक्शन में, हर स्टेट का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, एक शब्द ही लोगों के दिलों में काम कर जाता है और वो है मोदी। तो वो मोदी का जादू इस बार भी चला और बहुत प्रचंड रूप से चला, 200 सीटों के साथ उनका चला। तो मोदी जी के भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एज फैक्टर भी है और एक उम्र के बाद इंसान शायद उतना सक्रिय अब रहता भी नहीं है, तो ये क्या जादू बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है भारत की राजनीति में? मोहित जी, बड़ा कटु सत्य बोलूंगा और मुझे लगता है कि बड़ा मजबूत करके कलेजा आपको अपने चैनल पर जी जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। देखिए, आपने कहा कि विजय रथ, उनका अश्वमेध रथ जो है तो खंडित हो गया 2024 में, जब अभिमान टूट गया 400 का और बहुमत ही नहीं ले पाई गवर्नमेंट। और 2020 में मैंने बोला हुआ है, आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप चाहेंगे तो उसकी क्लिप भी लगा लीजिएगा, कि मोदी के ग्रह अब ढलान पर हैं और अब अस्तित्व की लड़ाई पर है। पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में उनके शब्द काम है। मुझे लगता है बिहार में मोदी से ज्यादा लालू परिवार का डर काम आया है। उनको नहीं लाना है, जंगल रहा। बिल्कुल। तो वहां मोदी का असर नहीं रहा, मोदी से ज्यादा लालू परिवार के डर का असर रहा है। ये हम
कुंडली से भी कह सकते हैं, वास्तविकता में भी जो बिहार के पटल पर वहां की धरा पर मैं घूम के आया हूं चुनाव से पहले जुलाई में, तो मैं देख कर भी बोल सकता हूं कि वहां पर मोदी लहर नहीं बल्कि लालू के डर की लहर जितवाई है बीजेपी को या सहयोगी दलों को। पहली चीज तो ये सभी लोग करेक्ट करें और बहुत अच्छी तरह बिहार की धरा के लोगों को पता भी है। दूसरी चीज, अब आते हैं मूल प्रश्न पे आपके नरेंद्र मोदी जी के लिए। 2020 से मैं बोलता आया हूं कि अब ग्रही दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी का प्रभाव शून्य हो रहा है। आप उनकी वाक शैली देख लीजिए पहले की और 2022 के बाद की देख लीजिए, 2024 की देख लीजिए, जब इलेक्शन के बाद वह जनता से अपने कार्यालय में बीजेपी मुख्यालय पर जब फेस किए उस समय के उनके चेहरे की ऊर्जा देख लीजिए, उससे पहले जब जब वो सार्वजनिक मंचों पर आए हैं उस समय की ऊर्जा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की कुंडली अब पूर्णतया ढलान पर है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हो सकता है 6 महीने पहले ही इलेक्शन कराना पड़ा इस लोकसभा कार्यकाल का, लेकिन यह कार्यकाल हमें पूर्ण होता हुआ मोदी का नहीं दिख रहा है। और मैं 2020 से ये बोलता आ रहा हूं। कुछ लोग तो अब चिल्लाना शुरू किए हैं कि अब नहीं, जब स्थितियां देख लेते हैं गड़बड़ा जाती यूपी में स्थितियां, कुछ ज्योतिषी जो है समय के अनुसार ज्योतिष करते हैं, हम जो है काल की गणना के अनुसार ज्योतिष करते हैं। और 2020 से मैंने बोला हुआ है कि नरेंद्र मोदी अपने अस्तित्व के ढलान पर हैं। अब उनका वह चार्म, वह प्रभाव नहीं है, शून्य है। यह चीजें हमने स्टेट इलेक्शंस में भी देखा कि उनकी रैलियों को घटा करके, चाहे वह हरियाणा की बात हो चाहे वह महाराष्ट्र की बात हो, आप देखिए कि उनकी रैलियों को घटा करके वहां हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ को ले जाकर के खड़ा करना पड़ा और वहां पर उसका फल भी मिला। और यही कहानी जो है बिहार में भी देखने को मिली है। आप देखिए कि बाद में लगातार रैलियां कराई गई दूसरे फेज के लिए योगी आदित्यनाथ की। तो ऐसी अवस्था में मुझे अभी लगता है, देखिए नरेंद्र मोदी के कार्य से, नरेंद्र मोदी के प्रभाव से मुझे, लेकिन एक ज्योतिष के रूप में जब आप लोग पूछते हैं तो उसकी सत्यता यही है कि अब जो है वह उनका राज वैभव का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। और एक अच्छे जो है, मैं चाहता हूं, मैं ये चीज मैं आपको बताऊं, 2024 में मैंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जिसको उत्तराधिकारी उचित समझे, उस कद के लायक, वहां जो सनातन के लिए इसी तरीके से युद्ध लड़ सके, उसको वह सौंप के जाए, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी अवस्था में हमें देखना है कि अब नए जो है प्रधानमंत्री या राजा का ऐलान कब होता है और उसका चेहरा क्या होता है। मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जितना उन्हें भारत के लिए करना था, जितना सनातन के लिए करना था, पूर्णतया उन्होंने ईमानदारी से किया है। और ईश्वर, मैं अभी भी कहूंगा, एक ज्योतिष के रूप में गणना अलग है, लेकिन एक मानव रूप में, एक ब्राह्मण रूप में, एक विप्र रूप में मैं अभी भी चाहूंगा भगवती उनको शक्ति दे और वह धरा का सेवा कर सके, सनातन की सेवा कर सके। इससे ज्यादा अब इस पर मुझे लगता है कि बोलने का कुछ बचा भी नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, इलेक्शन के रिजल्ट जब आए बिहार के, उसके बाद मोदी जी ने संबोधित किया सारी जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को, तो एक एक्शन जिसकी बहुत चर्चा हुई और वो था उनका गमछा लहराना। और गमछा लहराने के बाद उन्होंने एक वाक्य बोला था कि यहाँ की जो गंगा जी है अब यहाँ से बहकर के पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, जिसका सीधा सीधा हिंट था पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की तरफ अपनी तैयारियों को लेकर के चलने। बिल्कुल। तो वेस्ट बंगाल में अब इलेक्शन होंगे, इसके बाद अब वहीं होंगे जी, तो वहां पर किसकी सरकार बनती हुई आपको नजर आती है, किस तरह के समीकरण वहां नजर आते हैं? क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, फिर चाहे वो रोहिंग्याओं का मामला हो, चाहे वो घुसपैठ का मामला हो, अभी पीछे हमने देखा 2024-25 में भी कितनी वहां पर उथल पुथल मची रही, फिर चाहे वो डॉक्टर का रेप और मर्डर केस हो, फिर चाहे वहां पर और किसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल। तो वेस्ट बंगाल एक हॉट स्टेट माना जाता है इन मामलों में। तो वहां पर राजनीति को लेकर सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, वेस्ट बंगाल हमेशा से राहु प्रधान रहा है और वहां पे इसी वजह से एक कट्टर विचारधारा की हमेशा सत्ता रही है। ममता बनर्जी उन्हीं में से एक है और मैं कई बार बोला हूँ, देखिए ममता बनर्जी की वास्तविक कुंडली मेरे पास है और इसी वजह से वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले पूरे भारतवर्ष के टीवी की दुनिया का पहला ऐसा ज्योतिषी हूँ जो लगातार अंत तक बोलता रहा कि ममता बनर्जी जो है व्यक्तिगत अपनी सीट पर संघर्ष करेंगी, लेकिन राज सत्ता उनसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे कई चाणक्य आ जाए। ये मेरी शब्दावली थी और आपको मैं भेज दूंगा वीडियो, आप उसको उठा करके भी देख सकते हैं। मैंने उसी समय कहा था कि ममता बनर्जी का यह राज सत्ता का अंतिम दौर है, मतलब ये अंतिम बार वह सिंहासन पर बैठ रही। अब
गणना यह करना है कि ममता की जगह सिंहासन का दावेदार कौन है, उसकी कुंडली कैसी है। वेस्ट बंगाल जरूर परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार क्या होगी, इसकी गणना एक नया दावेदार जब आएगा तो उसके अनुसार, क्योंकि अभी आप देखें मोहित जी कि गणना का आधार सिर्फ वेस्ट बंगाल की कुंडली, जिसमें लगता है कि परिवर्तन की लहर उठेगी, लेकिन वह उसकी रफ्तार क्या होगी यह निर्भर करता है कि वहां बीजेपी अपना सीएम किसको चेहरा रख रही है, या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी किसको उत्तराधिकारी रख रही हैं, वह बहुत वैल्यू रखेगा, क्योंकि दोनों की कुंडलियां जो हैं बल देंगी। अगर उसमें से पता चला कि वेस्ट बंगाल में अगर ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी उस राज सिंहासन का ज्यादा अधिकारी दिख रहा है कुंडली के अनुसार, तो एन केन प्रकारेण जो है वह सिंहासन उसको मिल ही जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अभी बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि थोड़ा सा इस पर मेरा अध्ययन और अभी है, लेकिन इस पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर सही से कोई दल वहां पर इस बार जो है ताकत लगा देगा, तो वेस्ट बंगाल अब परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक नए सरकार की इच्छा की तरफ वह अग्रसर हो रहा है। लेकिन अब वह राजा परिवर्तन करना चाहता है कि पार्टी भी परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए अभी थोड़ा सा मोहित जी वास्तविक रूप से बताऊं तो समय चाहिए, क्योंकि यह गणना जो है दोनों पार्टियों की लीडरशिप के ऊपर भी निर्भर करती है। मोहित, धन्यवाद सर, आपने काफी अच्छी अपनी बातें रखी हमारे सामने बिहार इलेक्शन को लेकर के, देश की राजनीति को लेकर के। सो